मेरा नाम दीपक है। मैं पटना का रहने वाला हूँ और एक भरे पूरे परिवार से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे दोनों भाई अपनी अपनी जिंदगी में अपने परिवार के साथ बिजी हो गए। वो दोनों शादीशुदा थे जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। हम सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद मेरी माँ ने मेरे दोनों भाइयों को दूसरे घर में जाने को कहा। मेरे पापा का एक दूसरा घर भी था जो हमने रेंट पर दिया हुआ था, और जिसका रेंट हर महीने हमारे पास आता था। उससे हमारे घर का खर्च चल जाया करता था। पापा के मर जाने के बाद वैसे भी माँ को घर की जायदाद का बंटवारा करना था। जिस घर में हम रहते थे वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था। ये घर माँ ने मुझे दिया था। इस घर का मैं इकलौता मालिक था और दूसरा वाला घर मेरे दोनों भाइयों को दे दिया था। मेरी माँ ने उन दोनों को घर से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उन दोनों के पास बेटियां थीं। बड़े भाई के पास दो बेटियां थीं और छोटे भाई के पास एक बेटी थी। मेरी माँ बड़े गर्व के साथ कहती थी कि मेरे तीन तीन बेटे हैं। माँ की कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए ये कशमकश मेरे परिवार में चल रही थी। मेरी माँ को बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं और ये बात हर मौके पर वो खुलकर जाहिर करती थी। जब मेरी शादी का वक्त आया तो मेरी माँ ने साफ शब्दों में अपनी शर्त मेरे सामने रख दी थी। उन्होंने कहा कि दीपक, मैंने तुम्हारे दोनों भाइयों की शादियां उनकी मर्जी के मुताबिक करवाई है। देखा तुमने कि इन दोनों का क्या नतीजा निकला। एक ने दो बेटियां पैदा की तो दूसरी ने एक बेटी। मेरा घर तो बेटियों से भर गया, लेकिन तुम्हारी शादी करके मैं ये गलती नहीं दोहराना चाहती। अगर तुम्हारी पत्नी ने बेटियां पैदा की तो तुम्हें उसे डिवोर्स देनी होगी। माँ की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था, मगर मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे पिता की मौत हो चुकी थी और मेरे बड़े भाइयों ने ही मेरी परवरिश की थी, लेकिन वो मेरी माँ से हमेशा नाराज रहते थे क्योंकि मेरी माँ को बेटियों से नफरत थी और वो बेटियों के पिता बन चुके थे। मैं अपनी माँ की बात मानने का आदी था। माँ जैसा कहती मैं वैसा ही किया करता था। मुझे भी बेटियां पसंद नहीं थीं। मैंने कभी अपने भाई की बेटियों को गोद में भी नहीं लिया था, न कभी उनसे मोहब्बत की थी, कभी उनके लिए कोई सामान भी खरीद कर नहीं लाया था। माँ की शर्त मानना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। माँ ने मेरे लिए जो लड़की पसंद की थी वो बेहद सुंदर थी। ये मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे हसीन औरत हो। उसका नाम अवनी था और वो एक सिंपल लड़की थी और सिंपल ही परिवार से बिलोंग करती थी। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ थी। माँ ने तो वो शर्त भी रखी थी कि लड़की का परिवार भी छोटा होना चाहिए। माँ का मकसद था कि लड़की से ज्यादा रिश्तेदार न हो, ताकि वो हमारे घर में ज्यादा दखलंदाजी न करे। अपनी बिल्कुल वैसी लड़की थी जैसी मेरी माँ को चाहिए थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम के साथ हुई थी। मेरी शादी के सारे फंक्शन निपटने के बाद मेरे दोनों भाई अपनी पत्नियों और बेटियों के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने कहा था कि अब हमने अपने छोटे भाई की शादी कर दी है, इसकी जिम्मेदारी हम पर से उतर गई है। माँ को हम और हमारी बेटियां पसंद नहीं है, लेकिन हम अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हम इस घर में नहीं रहना चाहते। माँ खुद भी यही चाहती थी कि वो अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से चले जाए। अब माँ का रास्ता साफ हो गया था। अब उनको अपनी सारी उम्मीदें मुझसे ही थीं। मेरी शादी के शुरू के दिन सच में सपनों की तरह गुजरने लगे थे। मेरी पत्नी की खूबसूरती, खामोश बिहेवियर और सादगी ने मुझे बहुत खुश कर रखा था। वैसे तो मेरी जिंदगी बेहतरीन दिखाई दे रही थी, मगर मेरे दिल में कहीं ना कहीं माँ की इस शर्त का बोझ था। मेरी पत्नी अवनी इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे देखता रहता था, लेकिन एक बात हमेशा मेरे दिल में चुभती रहती थी कि अगर कभी उसे माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ और उसने बेटी को जन्म दिया तो मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। ये ख्याल मेरे दिमाग में किसी कांटे की तरह चुभता रहता था। माँ की बातों ने मेरी जिंदगी में एक अजीब सा डर डाल दिया था। मेरी माँ एक मजबूत और खुददार औरत थी। मेरे पिता की मौत के बाद उन्होंने हम सबको अपने बलबूते पर पाला था। वैसे तो हम लोग शहर में रहते थे, लेकिन उनकी सोच बहुत पुरानी थी, क्योंकि वो पुरानी शादी की और काफी पुराने गांव की रहने वाली थी। उन्होंने लोगों के घरों में काम करने के बजाय हमारे खानदानी काम को संभालना था और उसे कामयाब बनाया था। आज वही कारोबार मैं और मेरे भाई संभाल रहे थे। अपने उसूलों की सख्त पाबंद होने की वजह से वो अपनी बात को मनवाना अच्छी तरह से जानती थी। मुझे पता था कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया है तो वो अपनी बात जरूर पूरी करवाएंगी। अवनी को मैंने हमेशा एक समझदार औरत के रूप में देखा था। वो हमेशा खामोश रहती थी और घर के मामले भी अच्छी तरह से देख रही थी।
अवनी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसने इस घर में आने के बाद माँ को कभी कोई काम नहीं करने दिया था। वो मेरी दोनों भाभियों से कई गुना ज्यादा अच्छी थी, यहाँ तक कि उसने तो कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया था। मेरी माँ को उसकी ऐसी हरकतें शुरू से ही बहुत अजीब लगी थीं, क्योंकि मेरी माँ किसी भी इंसान पर जल्दी ही भरोसा नहीं करती थी। उनको लगता था कि वो उनके बेटे को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है, इसलिए तो शुरू से ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये मेरी माँ की गलत फहमी थी। इंसान को बदलना होता है तो वो कुछ दिनों बाद ही बदल जाता है, लेकिन मेरी शादी को 6 महीने गुजर गए थे। अवनी में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आया था। अवनी शुरू से ही खामोश तबीयत की थी। माँ कहती थी कि मुझे ये बहुत ही अजीब लगता है, तुम्हारी पत्नी तो कोई बात ही नहीं करती, ऐसा लगता है इसके मुंह में जबान ही नहीं है। फिर हंसकर कहती थी कि अच्छी बात है, जबान चलाएगी तो हमें ही परेशानी होगी। शादी के बाद मेरी माँ ने मेरी बहुत सी बातें मानी थीं। मेरे दोनों भाइयों को कभी उन्होंने हनीमून पर नहीं भेजा था, लेकिन मेरे लिए माँ ने ये उसूल तोड़ दिया था। शादी के बाद माँ ने हमें हनीमून पर कश्मीर भेज दिया था। मैंने महसूस किया कि वो सच में मुझे अपने बाकी बेटों से ज़्यादा प्यार करती थी। माँ अपनी को जैसी भी जिम्मेदारी देती वो उसे अच्छी तरह से निभाती थी। फिलहाल तो सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे शादी के कुछ महीने तो गुजर गए थे, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी को माँ बनने की खुशी नहीं मिली थी। माँ बार बार मुझसे कहती रहती थी कि तुम्हारी पत्नी को इतना समय क्यों लग रहा है। ये तो मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। और कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की अच्छाइयों को देखते हुए मैं सोचता था कि अच्छा हुआ जो अभी तक अवनी को माँ बनने की खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि मेरे दिल में अभी भी वही डर बैठा हुआ था जो माँ ने मेरे दिल में बैठा दिया था। जैसे ही हमारी शादी को 8 महीने हो गए तो एक दिन अवनी ने मुझे ये खबर सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर मेरा दिल अजीब सी परेशानी का शिकार हो गया था। हालांकि इस खबर से दुनिया का हर मर्द खुश हो जाता है, मैं भी खुश था, लेकिन उतना नहीं जितना मुझे होना चाहिए था। एक तरफ मेरे दिल में खुशी थी कि मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आने वाली है, तो दूसरी तरफ डर भी था। मैं बार बार खुद से ये सवाल करता, अगर ये बच्चा बेटी हुई तो क्या होगा। माँ को जब ये खबर मिली तो उन्होंने गहरी खामोशी अपने होठों पर सजा ली थी। उनके चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं थी। उनकी खामोशी मेरे लिए एक तूफान आने का संदेश दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि माँ अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। अवनी के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अंदर से मैं डरा हुआ था। मेरी पत्नी की खामोशी और मेरी माँ की जिद मेरे लिए एक ना खत्म होने वाली जंग बन चुकी थी। अब देखना ये था कि आने वाले दिन मेरी जिंदगी में क्या मोल लाइन के अवनी माँ बनने वाली थी। ये खबर मेरे सारे रिश्तेदारों को और घरवालों को पता चल गई थी। मेरी दोनों भाभियाँ हमारे घर आई थीं और मेरे सामने ही मेरी पत्नी को ताने दे रही थीं। कह रही थीं कि अब तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा हमारे साथ इस घर में हुआ है। प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें बेटा हो जाए। ये सब सुनकर मेरी पत्नी ने अचानक अपने कान खड़े किए। मैंने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी, आप कैसे बात कर रही हैं, क्योंकि मैं ये बात अवनी के सामने नहीं आने देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी शर्त के बारे में भी उसे कुछ पता चले। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मुझे गलत न समझे। सबसे ज्यादा खुश मेरी माँ थी और वो हर समय प्रार्थना कर रही थी और मेरी पत्नी का बहुत ख्याल रख रही थी। मेरी दोनों भाभियाँ तो अवनी से बिल्कुल भी खुश नहीं थीं। उनका मानना था कि अगर अवनी ने बेटा पैदा कर दिया तो मेरी माँ की नज़रों में वो बहुत अच्छी बन जाएगी। इसलिए वो सिर्फ अवनी से दिखावे की हमदर्दी जताने के लिए हमारे घर आया करती थी। उनको यही लगता था कि बेटा पैदा करने से मेरी पत्नी की हैसियत ज़्यादा हो जाएगी, और उन लोगों की तो पहले ही इस घर में बेटी पैदा करने की वजह से कोई हैसियत नहीं है, और अगर अपनी ने बेटी पैदा कर दी तो वो भी उनकी तरह कमज़ोर हो जाएगी। हमारे घर में मेरी दोनों भाभियाँ माँ के सामने कुछ नहीं बोलती थीं, क्योंकि माँ का कड़क बिहेवियर और उनकी अपनी जिद उन्हें किसी से बात करने की हिम्मत नहीं देती थी। भाभियाँ अपनी परेशानियाँ दिल में छुपा लिया करती थीं। मेरे दिल में उस समय एक अजीब सी सिचुएशन आ रही थी। खुशी और डर का मिला जुला एहसास मुझे बेचैन कर रहा था। माँ ने जो शर्त मेरे सामने रखी थी वो मेरी जिंदगी पर एक बोझ सी बन गई थी।
मैं ये सोचकर भी परेशान हो जाता था कि अगर मेरी पत्नी अवनी को मुझे डिवोर्स देनी पड़ेगी तो मैं कैसे दूंगा। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था, उसका नाम जतिन था। वो एक डॉक्टर था और उसकी पत्नी अनामिका भी डॉक्टर थी। उन दोनों को मैं हमेशा बहुत इज्जत की नज़र से देखता था क्योंकि वो बहुत अच्छे और कामयाब डॉक्टर थे। और जतिन मेरा बहुत पुराना और बचपन का दोस्त था। उसे मैं काफ़ी लंबे समय से जानता था। मैं जानता था कि अगर मैं जतिन को कोई बात बताऊंगा तो वो उसे किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। एक दिन मैंने जतिन से बात की। मैंने उससे पूछा, यार ये बताओ कि बेटा होने का या बेटी होने का पता कब चलता है। जतिन ने जवाब दिया, देखो, बाहर की कंट्री में तो ये चीज़ तीसरे महीने में ही पता चल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तीसरे महीने के बाद ही पता चल पाता है। मैंने उसे कहा, यार प्रॉब्लम ये नहीं है, ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे यहाँ बच्चा होने वाला है, लेकिन अगर बेटी हुई तो मुझे अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा। मैंने पूरी बात जतिन को बता दी थी। ये बात सुनते ही जतिन हैरान रह गया था। उसने कहा, तुमने अपनी माँ से ऐसा वादा क्यों किया? तुम पागल हो गए हो? देखो बेटा, हो या बेटी, ये तो ऊपर वाले की देन है। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें बच्चा हो रहा है। हम रोज न जाने ऐसे कितने केस देखते हैं जहां शादी के कई सालों बाद भी लोग संतान के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। मैंने जवाब दिया, यार परेशानी ये है कि मैं माँ से ये बात नहीं कर सकता। वो मुझे बहुत बातें सुनाएंगी और तुम तो जानते ही हो कि मैं अपनी माँ से कितना डरता हूँ। वो मेरा और मेरी पत्नी का जीना दुश्वार कर देंगी। बस अब तो यही प्रार्थना है कि बेटा ही पैदा हो जाए। जतिन ने कहा, दीपक, मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये रास्ता गलत है। तुम्हें अपनी माँ को पहले ही समझा देना चाहिए था। लेकिन मैंने जतिन की बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी और कहा कि यार बस इतना कर दो कि तुम अपनी पत्नी से बात करो और उससे कहो कि वो मेरी पत्नी का केस संभाल ले और अवनी को कुछ न बताए, लेकिन मुझे पहले ही बता दें कि बेटा होने वाला है या फिर बेटी। मेरी बात सुनकर जतिन कुछ देर तक तो सोचता रहा, फिर कहने लगा कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि तुम गलत कर रहे हो। मैं पहले ही बहुत परेशान था। मैंने जतिन से कहा कि यार प्लीज़ मुझे ज़्यादा एडवाइस न दो, बस तुम मेरे दोस्त हो तो मेरे साथ अपनी दोस्ती का हक अदा कर दो। मेरी बात सुनकर जतिन ने आखिरकार हाँ कर ही दी थी। उसने वादा किया था कि वो अपनी पत्नी से बात करेगा। अनामिका भी एक अच्छी डॉक्टर थी और मैं जानता था कि वो अवनी के मामले में सावधानी से काम लेगी। कुछ दिन बाद मैंने अपनी पत्नी को डॉक्टर अनामिका के पास ले जाने का फैसला किया। मैंने अवनी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं किस लिए इतना फिक्रमंद हो रहा हूँ। वो खुद भी बेफिक्र थी और इस चेकअप के लिए तैयार हो गई थी। डॉक्टर अनामिका ने उससे बहुत अच्छे से बातचीत की थी और मैं दिल ही दिल में प्रार्थना कर रहा था कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। मेरी माँ को अंदाज़ा लगाने का बहुत शौक था। छोटी से छोटी बात पर भी अपनी एडवाइस ज़रूर दिया करती थी और उनका अंदाज़ा हमेशा हमारी जिंदगियों पर असर डाल देता था। इस दिन अवनी ने मेरी माँ से कहा, माँ जी, मेरा कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है। मेरी माँ ने फौरन ही उससे कहा कि नमकीन तो बेटी होने पर खाने का दिल करता है, बेटे की दफ़ा तो मीठा खाने का दिल करता है। वो फौरन उठी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं माँ जी, मेरा मिठाई खाने का दिल नहीं कर रहा, मैं तो नमकीन ही खाना चाहती हूँ। लेकिन मेरी माँ के चेहरे पर फौरन ही गुस्सा छा गया था। वो कहने लगी कि ये सब बहाने हैं, तुम कुछ नहीं जानती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तबीयत किस तरफ इशारा कर रही है। माँ जबरदस्ती अवनी के पास आई और मिठाई का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। अवनी बेचारी कुछ न कह सकी। वो हमेशा माँ के सामने दबकर रहती थी, लेकिन एक रात उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो लगातार उल्टियाँ कर रही थी और जब मैंने उससे पूछा तो उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा कि शायद मिठाई ज्यादा खाने की वजह से तबीयत खराब हो गई। रात को जब अवनी बाथरूम में थी, मैंने देखा कि वो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने कान लगाकर बात सुनने की कोशिश की। मुझे ज्यादा तो कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन एक बात सुनाई दी थी। वो कह रही थी कि उल्टा लटका दूंगी सबको। ये सब सुनकर मैं चौंक गया था। मेरी हैरानी बढ़ गई थी कि वो इतनी सीरियस बात किससे कर रही थी। क्या वो मुझसे या माँ से नाराज़ है या किसी और बात पर गुस्सा निकाल रही है? मेरे दिल में कई ख्याल आए, लेकिन फौरन मैंने खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त या अपनी माँ से बात कर रही हो और उससे मैं ये बात कह दी हो।
गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। मैंने उस समय उससे कुछ नहीं कहा, मगर मैं उससे कोई सवाल करता तो वो कह सकती थी कि तुम मेरी बातें क्यों सुन रहे थे। इसलिए मैंने खामोश रहने का फैसला किया। वक्त गुजरता गया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैंने अपने दोस्त की पत्नी डॉक्टर अनामिका से ये बात की और कहा कि देखो, अगले दिन अवनी चेकअप के लिए आए तो ज़रूर तसल्ली कर लेना और मुझे बता देना कि बेटा होने वाला है या बेटी। लेकिन ये बात अवनी को बिल्कुल भी पता ना चले। डॉक्टर अनामिका ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये सब जानना ज़रूरी क्यों है। मैंने कुछ झूठ मूठ की बातें कहीं और कहा कि बस एक परेशानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अपनी बार बार यही कहती थी कि दीपक संतान चाहे बेटा हो या बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रार्थना है कि हमारा बच्चा सेहतमंद हो। वो सच में इस मामले में बहुत अच्छी सोच रखती थी, लेकिन मैं चुप रहता था। मैं अपने दिल की बात उसे बता भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि वो ये सब सुनकर दुखी हो जाएगी। और फिर चेकअप का दिन भी आ गया था। अवनी ने डॉक्टर से पूछा भी नहीं कि बेटी है या बेटा, और चेकअप के बाद वो खुशी खुशी घर आ गई थी, लेकिन मैं बेचैन था। मैंने उसी दिन टाइम के 60 पर जतिन को फ़ोन किया और कहा कि प्लीज़ मुझे बताओ कि अवनी के केस में क्या पता चला है। जतिन ने थोड़ी देर के बाद कहा कि देखो, अनामिका का कहना है कि बच्चे की पोजीशन अभी साफ नहीं है, लेकिन अंदाज के हिसाब से बेटी हो सकती है। वो कह रही थी कि अल्ट्रासाउंड के मुताबिक तो यही बात है, लेकिन साफ साफ कुछ नहीं कह सकते। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जतिन ने आगे बताया कि देखो, दीपक अनामिका के अंदाज से भी आम तौर पर ठीक निकलते हैं, क्योंकि वो एक माहिर गायनेकोलॉजिस्ट है और अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट है, लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। मैं परेशान हो गया था। मैंने अपने दिल में बार बार ये बात दोहराई कि अगर ये अंदाज ठीक हुआ तो मेरी पत्नी का क्या होगा। ये ख्याल मेरे दिमाग में तूफान की तरह गूंजने लगा था। मेरे पास समय था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इन हालात का मुकाबला कैसे करना है। जब मर्द पर इतना ज़्यादा दबाव डाल दिया जाए तो जाहिर है कि वो उल्टे सीधे फैसले ही करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। माँ के दबाव और अपनी गैर ज़रूरी फिक्रों और हालात सोचों ने मेरे अंदर बेचैनी और उलझन पैदा कर दी थी। एक दिन गुस्से में भरकर मैं अपनी पत्नी अवनी के पास गया और उसे सीधी बात कर दी थी। मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा होने वाली है, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर तुमने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स देकर घर से निकाल दूंगा। अपनी मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी। वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, जैसे यकीन नहीं कर पा रही हो कि मैंने ये क्या कह दिया। आखिरकार उसने हिम्मत करके कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारी शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ और आप अभी से ही डिवोर्स की धमकी दे रहे हो। इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन मैं कोई भी सफाई या दलील समझने के मूड में नहीं था। मैंने गुस्से से कहा कि मेरी माँ को बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और मुझे भी नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम प्रार्थना करो, जो चाहे करो, लेकिन तुम्हारे यहाँ बेटी जन्म नहीं लेनी चाहिए, बेटा ही पैदा होना चाहिए। मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर अपनी गुस्सा करेगी। ये शायद कह देगी कि ठीक है, फिर मुझे यहाँ पर नहीं रहना। अगर आपको बेटी अच्छी नहीं लगती तो मैं भी ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने बिल्कुल अलग तरह से रिएक्शन दिया था। अवनी ने नरमी से कहा कि आप परेशान क्यों होते हो? बस आप मेरी कुछ मदद कर दो और मुझे कुछ सामान मंगवा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और बेटा ही होगा। मैं हैरान हो गया था। मैंने पूछा, क्या मतलब? तो उसने मुस्कुराकर कहा कि हर बात बताने की नहीं होती, आप मुझ पर भरोसा करो और बस वो सामान लाकर दो जो मैं आपसे मंगवाऊंगी। मैंने थोड़ा सा सोचा और फिर कहा कि ठीक है, मैं ले आऊंगा, लेकिन याद रखो, अगर बेटी हुई तो सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर होगा। अवनी ने भरोसे से जवाब दिया कि आप फिक्र मत करो, सब कुछ मैं देख लूंगी। लेकिन ये सुनकर मैंने वही किया जो ज्यादातर आम तौर पर मर्द करते हैं, अपना सारा दबाव और जिम्मेदारी पत्नी के कंधों पर डाल दी और खुद को सुकून देने लगा। मेरे दिल में अजीब सी तसल्ली हुई कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अवनी ने अपने रवैये से ये यकीन दिलाया था कि अवनी के पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, वो एक छोटे मोटे झोला छाप पुराने डॉक्टर थे। उनका हमारे ही शहर में एक छोटा सा क्लिनिक हुआ करता था। उनके बारे में यह फेमस था कि वो लोगों का बहुत अच्छा इलाज करते थे। मुझे लगा कि
कि शायद वो अपने पिता की लिखी गई कुछ दवाइयों का सेवन करेगी या उनके ही इलाज का तरीका अपने ऊपर आजमाएगी। इसलिए उसने मुझसे फिटकरी, सरसों का तेल और बकरी का दूध मंगवाया था। मैंने उससे सवाल किया कि बकरी का दूध तुम्हें क्यों चाहिए, तो उसने मामूली सा जवाब दिया कि बस चाहिए, आप दिला दो। कुछ दिन बाद वो कहने लगी कि मेरे लिए सूखी रेत लाकर दो। मैंने कहा कि अब सूखी रेत किस लिए? अवनी ने नरमी से कहा कि आप बस ले आइए, ज्यादा सवाल मत करिए। फिर उसने साथ में ये भी बताया कि इस बारे में आप अपनी माँ को कुछ मत बताना, खास तौर पर यह कि बेटी होने वाली है या इससे जुड़ी कोई बात भी मैं उन्हें खुद खुशखबरी दूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। अवनी ने इस दौरान मेरी माँ से संबंध भी बहुत अच्छे कर लिए थे। वो उनके साथ खुश होकर और मोहब्बत से पेश आती थी और यही बात मेरी माँ को खुश रखती थी। उसने एक दिन माँ से कहा, माँ, ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ हमारा कमरा है वहाँ एक स्टोर रूम भी है। मैं सोच रही हूँ कि वो स्टोर रूम ले लूँ ताकि अपने कपड़े और बाकी का सामान रख सकूँ। मेरी माँ ने खुशी खुशी उसे इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, ले लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। अवनी ने फौरन स्टोर रूम को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लिया था और अपनी अलमारी, कपड़े और ज़रूरी सामान रख लिया था। वो इस स्टोर को ताला लगाकर रखती थी क्योंकि उसमें उसके कुछ कीमती जेवरात और ज़रूरी सामान भी था। हमने कभी ऐतराज़ नहीं किया क्योंकि ये उसका सामान था और उसे अपने सम्मान की हिफाजत करने का हक था। अवनी का बिहेवियर कुछ अलग सा लगने लगा था। वो बहुत बेफिक्र नजर आने लगी थी, जैसे उसके पास हर परेशानी का हाल मौजूद हो। मैंने महसूस किया कि उसने अपने आप को बहुत बेफिक्र रखना शुरू कर लिया था, जिस तरह वो पहले नजर नहीं आती थी। वो हमेशा कहती कि आप फिक्र मत करो, सब ठीक होगा, और मैं भी उसकी बात पर यकीन कर लिया करता था। इस दौरान वो अपने कमरे में ज्यादातर समय बिताने लगी थी। वक्त गुजर रहा था और मैंने सब कुछ अवनी पर छोड़ दिया था। मुझे उम्मीद थी कि वो ये सब कुछ संभाल लेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं डर और बेचैनी मौजूद थी। मुझे लगा कि सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। मेरी पत्नी अवनी की फरमाइशों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। वो बड़ा ही अजीब अजीब सामान मुझसे मंगवाया करती थी। कभी सूखी रेत मंगवाती, तो कभी बकरी का कच्चा दूध मंगवाती, तो कभी फिटकरी मंगवाती, तो कभी अंडे मंगवाती। एक बार तो उसने हद ही कर दी थी। कहने लगी कि मुझे आप रुई की गुड़िया ला कर दो। मैंने चौंक कर उससे कहा कि रुई की गुड़िया वो क्यों? उसने जवाब दिया, खेलने के लिए। और फिर वो हंसने लगी। मैंने कहा, तुम इतना अजीब अजीब सामान क्यों मंगवाते हो? वो कहने लगी, अरे रॉय की गुड़िया तो बच्चों के खेलने के लिए मंगवा रही हूँ, हमारा बेटा होगा तो उसके साथ खेल लेगा। मैंने कहा, लेकिन जब बेटा हो जाएगा तब गुड़िया आ जाएगी। मगर वो नहीं मानी और उसने मुझसे रुई की गुड़िया मंगवा ली। कुछ दिनों बाद उसने मुझे नींबू, हरी मिर्च और काले कोयले भी मंगवाए थे। मैं जब भी उससे कोई सवाल करता, वो सिर्फ एक ही जवाब देती कि आपको बेटा चाहिए ना, तो फिर चुप करके मेरा सामान ला दीजिए। उसकी बात सुनकर मेरी जबान बंद हो जाती थी और मैं दिल ही दिल में सोचने लग जाता था कि यह सिर्फ मुझे बेटा ही नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारा भी साथ चाहिए, क्योंकि अगर बेटी हुई तो फिर ना सिर्फ बेटी को कबूल ना किया जाएगा बल्कि अवनी को भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता था। एक दिन अवनी ने मुझे एक लिस्ट थमाई। मैंने वो लिस्ट खोलकर देखी तो हैरान रह गया था। उसमें लिखा था फिटकरी, नींबू, हरी मिर्च, लाल सिंदूर, लाल धागा, काला धागा, कोयला, मिट्टी के दीपक, मोमबत्ती और भी बहुत सारा ऐसा सामान था जिनके नाम तो मैं जानता भी नहीं था। मैंने अवनी से पूछा कि ये सब कुछ कहाँ मिलेगा। उसने जवाब दिया कि बाजार जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ये सब कुछ आम सामान है। मैंने फिर से कहा कि तुम इतने सामान का क्या करोगी? क्या कोई दवाई बनाओगी किसी तरह की? उसने थोड़ा हंसते हुए कहा कि ऐसा ही समझ लो। मुझे फ़िक्र होने लगी थी कि कहीं ये सब कुछ अवनी की सेहत पर असर ना डाल दे। मैं हाथ में लिस्ट पकड़कर कहीं खो गया था। तभी अवनी ने मुझे तसल्ली दिलाई कि कुछ नहीं होगा, आप ये सामान मुझे लाकर दे दो। उसका बताया हुआ सामान लाने के लिए मैं बाजार में इधर से उधर टहल रहा था। एक एक करके मैंने उसका मंगाया हुआ सारा सामान उसे ला दिया था। मेरी पत्नी का बिहेवियर दिन ब दिन बदलता जा रहा था। वो बहुत ही बेफिक्री सी रहती थी, जैसे उसे पूरी तरह से यकीन है कि उसका प्लान कामयाब होगा।
वो हमेशा मुझसे यही कहा करती थी कि आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन फिर भी मेरा दिल बेचैन रहता था। मैं कभी सोचता था कि ये सब कुछ गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, कहीं मेरी पत्नी कुछ ऐसा तो नहीं कर रही जिसका अंजाम बुरा हो। लेकिन उसके भरोसे और यकीन ने मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि अवनी और उसकी गैर ज़रूरी डेमनेंट्स ने मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन अवनी की बातों और उसके भरोसे ने मुझे एक तरह का सुकून भी दे दिया था। मैंने सोचा कि शायद वो सच में किसी खास टोटके को अपना रही है और ये सब कुछ हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। मैं अपनी की सारी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश करता था, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर और बेचैनी मौजूद थी। क्या सच में वो अपने प्लान में कामयाब होंगी या ये सब कुछ एक बड़े धोखे की तरफ ले जा रहा है? मेरी माँ का सीरियस होना और हर बात को अपने दिल पर ले जाना नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार उनकी शिकायत कुछ अलग थी। वो कहने लगी कि आजकल घर में से अजीब अजीब चीज़ों की बदबू आने लगी है। जब से तुम्हारी पत्नी आई है तब से ऐसा हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। मैंने उनकी बात को टालने की कोशिश की, मगर उनके एहसास ने मेरे दिल में एक अजीब सी खलबली मचा दी थी। कहीं ये बदबू उन चीज़ों की तो नहीं जो चीज़ अपनी मुझसे मंगवाया करती थी। मैंने सिर्फ ऐसा सोचा था, लेकिन बुलंद आवाज़ में मैंने माँ से कहा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आपके सामने ही होती है, जैसा आप कहती हैं वैसा ही करती है। मेरी माँ ने गहरी सांस ली और कहा कि पता नहीं, लेकिन ये बदबू तुम्हारे पोर्शन से ही आ रही है। कभी तुमने महसूस नहीं किया? मैंने दिल में सोचा कि उनका ये सवाल सच में ज़रूरी है। मुझे याद आया कि हाल ही में अवनी ने कई अजीबोगरीब चीज़ें मुझसे मंगवाई थीं, जिनकी बदबू धीरे धीरे घर के अंदर मुझे भी आती थी। मैंने फौरन कहा कि माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं सोच रहा था कि अपने पोर्शन को अच्छी तरह से साफ करवा लेता हूँ, शायद किसी पुरानी चीज़ की वजह से ही बदबू हो रही हो। ये सुनकर मेरी माँ खामोश हो गई थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उनके शक ने दिमाग में घर कर लिया था। अपनी की फरमाइशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। कभी वो मुझसे कच्चा दूध मंगवाती, कभी सूखी रेत, कभी बकरी का दूध मंगवाती, तो कभी मुर्गी के अंडे मंगवाती, तो कभी अजीब अजीब तरह के पेड़ के पत्ते मंगाया करती थी। कभी फिटकरी, कभी ताजी हल्दी, कभी अदरक, तो कभी हरी मिर्च, कभी नींबू, तो कभी 6 छोटी इलायची मंगवाया करती थी। कभी काला धागा, कभी लाल सिंदूर, कभी ढेर सारी मोमबत्तियाँ, कभी मिट्टी के दीपक, तो कभी कोयला, कभी चंदन की लकड़ी, कभी रुई की गुड़िया, तो कभी सुई का पैकेट, और भी बहुत सारा अजीब अजीब सा सामान वो मुझसे मंगवाया करती थी। बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें भी उसमें शुमार थी जिनके नाम मैं जानता भी नहीं था। ये सब चीज़ें मंगवाना और उसे बगैर सवाल किए देना मेरा रोज़ का रूटीन बन चुका था। वो हर बार एक ही बात कहती थी कि आपको बेटा चाहिए ना, तो फिक्र मत करो, और जैसा मैं सामान आपको बताती हूँ बस वो मुझे लाकर दे दिया करो। मैं उसकी मर्जी का सामान उसे लाकर देता और सोचता कि पता नहीं वो ये सब कुछ क्या कर रही है। अवनी डॉक्टर पिता की बेटी थी, इसलिए मुझे लगा कि अवनी की सोच भी शायद अलग होगी, लेकिन एक चीज़ ने मुझे हमेशा उलझे रखा। जिस दिन से मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई थी, वो सारी रात जागती रहती थी और अपना ज़्यादातर समय स्टोर रूम में ही गुजारा करती थी। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी पत्नी की डिलीवरी का अब अंतिम महीना चल रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने गौर से उसकी बात सुनी। उसने कहा, दरअसल कुछ दिनों के लिए मैं अपने आप को स्टोर रूम में बंद करना चाहती हूँ। मैंने कहा, क्यों? तो वो कहने लगी कि फिर से आपने सवाल किया। मैंने कहा कि अच्छा बाबा, मैं तुमसे सवाल नहीं कर रहा, लेकिन स्टोर रूम में बंद रहने का क्या मतलब है? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत भी बिगड़ सकती है, वैसे भी तुम्हारी प्रेगनेंसी के लास्ट के दिन चल रहे हैं। वो कहने लगी कि आप मेरी फिक्र मत करो, आपको अपना ख्याल रखना है, और मांझी को भी समझा देना कि वो मुझे ऊपर जाकर बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। अगर वो कुछ पूछे तो उनसे कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। मैं स्टोर रूम में बंद रहूंगी, आपको मेरी फिक्र नहीं करनी। मैं अब सिर्फ उसी दिन स्टोर रूम से बाहर निकलूंगी जिस दिन मेरी डिलीवरी होगी। मैं अपनी कि ये बात सुनकर शॉक्ड रह गया था। ये तो बड़ी ही अजीब बात थी।
उसने अपनी बात कह दी और वो वहां से चली गई थी। अभी भी मैं उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता था। अवनी ने खुद को स्टोर रूम में बंद कर लिया था। मैंने माँ को समझा दिया था कि अवनी की प्रेगनेंसी के आखिरी दिन चल रहे हैं। ऐसे दिनों में उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए वो ऊपर से ज्यादा उतरकर नहीं आएगी। मेरी माँ के घुटनों में दर्द रहता था, वो भी ज्यादा ऊपर नहीं जाती थी। मैंने उनसे बोल दिया था कि घर के काम कुछ दिनों के लिए आपको ही देखने हैं। माँ को तो मैंने जैसे तैसे समझा दिया था, लेकिन ये अपनी कर क्या रही थी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं अपने कमरे में आंधी रात के समय सो रहा था। अचानक मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई धीमी धीमी आवाज में बोल रहा हो। मैं उठ गया था। हमारे कमरे के जस्ट बराबर में ही हमारा स्टोर रूम बना हुआ था, जिसमें अवनी ने खुद को बंद कर लिया था। मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज अवनी की ही थी। मैंने सोचा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा बजा लेता हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि अवनी ने कहा था कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए मैं दोबारा से अपने बिस्तर पर आकर सो गया था। कई बार तो मेरे दिल में ये ख्याल भी आया था कि मैं स्टोर रूम की खिड़की से झांक कर देख लूं कि आखिर अवनी अंदर कर क्या रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अवनी को ये बात पता चल जाए और वो मुझ पर बरस पड़े। वो मुझसे इतने भरोसे के साथ मना करके गई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी उसे डिस्टर्ब करने की। उस दिन के बाद से मेरी माँ की शक और मेरी पत्नी का इस तरह स्टोर रूम में खुद को बंद कर लेना मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। मैंने कई बार सोचा कि शायद मैं ज्यादा ही सोचने लगा हूँ, इसीलिए मेरे दिल में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। मेरे दिल की बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। शादी के बाद से ही मेरे दिल में खुशी और उलझन का मिला जुला एहसास चल रहा था। अब फाइनली वो दिन भी आ गया था, जिस दिन मेरी पत्नी की डिलीवरी का समय था। मेरी पत्नी उस दिन स्टोर रूम से बाहर आ गई थी। शायद उसे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। उसने मुझसे कहा कि अब मुझे अस्पताल लेकर चलो। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, और मैं उसे लेकर अस्पताल चला गया था। लेकिन जैसे ही हम लोग अस्पताल पहुंचे, अवनी ने कहा कि मुझे उस कमरे में जाना है जहां मेरी डिलीवरी होने वाली है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि अभी तो हम अस्पताल में पहुंचे ही थे। अस्पताल पहुंचते ही रूम नहीं मिल जाता। पहले डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ता है, उसके बाद सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, तब जाकर पेशेंट को रूम मिलता है। मैंने कहा कि अवनी, तुम थोड़ा सब्र रखो, अभी डॉक्टर तुम्हें चेक करेगी, उसके बाद ही मैं रूम का बंदोबस्त करूंगा। लेकिन अवनी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, जल्द से जल्द रूम का बंदोबस्त करो। अवनी मुझे बिल्कुल ठीक लग रही थी, क्योंकि वो मेरे साथ आराम से चलकर अस्पताल तक पहुंची थी। मगर ना जाने क्यों यहाँ आते ही वो कमरे में जाने की जिद कर रही थी। मैंने जतिन को फ़ोन किया और उससे कहा कि वो जल्द से जल्द अवनी के लिए एक रूम का अरेंजमेंट करवा दे। जतिन ने मेरी बात मान ली थी। अवनी को रूम में सेटल कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही रूम खाली हुआ, अवनी ने रूम को अंदर से लॉक कर लिया। वो अपने साथ घर से एक बैग लेकर आई थी। मुझे लगा डिलीवरी के समय बच्चों के कपड़ों की ज़रूरत होती है और भी काफ़ी ज़रूरत का सामान होता है। वो यही सब बैग में रखकर लाई होगी। मगर जब वार्ड बॉय कमरे के अंदर जाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा, तो उसने कहा कि कमरे का दरवाज़ा तो अंदर से लॉक है। मैं ये सब देखकर दंग रह गया था कि अवनी ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों कर रखा है। डॉक्टर अनामिका भी अवनी का चेकअप करने के लिए रूम में आ रही थी, मगर रूम तो अंदर से बंद था। ये सब देखकर वो भी हैरान रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अस्पताल आने के बाद अवनी ये किस तरह की हरकतें कर रही है। हम यही सब सोच रहे थे कि ना जाने अवनी अंदर क्या कर रही है। डॉक्टर अनामिका भी कहने लगी कि ऐसे समय में पेशेंट अंदर का दरवाज़ा कैसे लॉक कर सकता है। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उसी समय दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया। मैंने सोचा कि मैं दरवाज़ा तोड़कर खुद ही देख लेता हूं कि आखिर अवनी अंदर कर क्या रही है। मैंने दरवाजे को जोर जोर से धक्का मारने की कोशिश की। मैं जानता था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैं अस्पताल के कानून तोड़ रहा हूँ, मगर ये समय इंतजार करने का नहीं था। दरवाज़ा कांच का था और मैंने जैसे ही पूरी जान लगाकर एक जोरदार धक्का दरवाजे की तरफ मारा तो दरवाज़ा झट से खुल गया था। मैं, डॉक्टर अनामिका, वार्ड बॉय, हम तीनों जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुए तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैं हैरान और परेशान था, क्योंकि अस्पताल के कमरे में मेरी पत्नी ने अपने आसपास मोमबत्तियों का घेरा बनाया हुआ था और वहीं पर दिए भी जल रहे थे।
ये सब देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। अनामिका और वार्ड बॉय भी ये सब कुछ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अवनी के हाथ में रुई की गुड़िया थी और वो उस पर रेत का ढेर डाल रही थी। वो जो भी सामान मुझसे मंगवाया करती थी वो सारा ही सामान वहां पर मौजूद था। उसके हाथ में एक तरह की कांटेदार कोई चीज थी और वो उस चीज को सुरुई की गुड़िया पर लगा रही थी। मैंने एक जोरदार आवाज अवनी को लगाई। उसे तो ये भी नहीं पता था कि हम दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हो चुके हैं। वो तो अपनी ही धुन में मग्न थी। जब मैंने उसे जोर से आवाज लगाई तो उसका पूरा ध्यान मुझ पर हुआ। वो घबरा गई थी और फौरन पीछे हट गई। ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जोरदार आवाज में अपनी से पूछा। वह कहने लगी कि कुछ भी नहीं, आप जल्दी से बाहर जाओ। उसने घबराते हुए जवाब दिया। मेरी परेशानी उसकी बातों से और ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वह खुद पर सुकून लाने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर अनामिका ये सब अपनी आंखों से देखकर फौरन ही कमरे से निकल गई थी। वार्ड बॉय कहने लगा कि ये सब कानूनन जुर्म है। ये औरत तो काला जादू कर रही है। मैं अभी और इसी समय पुलिस को बुलाता हूँ। मैंने वार्ड बॉय से मना किया कि प्लीज ऐसा मत करो। मैं अपनी पत्नी को समझा रहा हूँ, वो ये सब कुछ बंद कर देगी। मैं जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया और उसे डांट कर कहा कि यहाँ से उठो और ये सब बंद करो। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने अवनी के हाथ से वो रुई की गुड़िया पकड़कर दूर फेंक दी थी। अवनी ने मुझे गौर से देखा और कहने लगी कि मैंने आपसे कहा ना, आप यहाँ से निकल जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। मैंने कहा कि नहीं, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो। मैं तुम्हें ये सब करने की इजाज़त नहीं दे सकता। चलो, इस समय तुम्हारी डिलीवरी होनी है। लेकिन अवनी अभी भी मेरी बात नहीं सुन रही थी। वो जैसे ही गुड़िया की तरफ गई, मैंने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अभी और इसी समय ऑपरेशन रूम में चलो। अपनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। कहने लगी कि आप मेरा सारा प्लान खराब कर दोगे। मैं कितने समय से मेहनत कर रही हूँ, आपको बेटा चाहिए ना, तो ये काम पूरा होने दीजिए। लेकिन ये काम अस्पताल में नहीं हो सकता था। वहाँ की नरजफनी को ज़बरदस्ती पकड़कर ऑपरेशन रूम में ले गई थी। मैं फौरन ही डॉक्टर अनामिका के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरी पत्नी ऑपरेशन रूम में पहुंच चुकी है, प्लीज़ आप उसका केस हैंडल कर लीजिए। मगर मेरी पत्नी की हकीकत उनके सामने आ गई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपकी पत्नी का केस अपने हाथ में नहीं लूंगी। मैं ऐसी औरत का कोई काम नहीं करूंगी जो काले जादू पर विश्वास करती हो। ये सब करना कानूनी जुर्म है। आपकी पत्नी को किसने इजाज़त दी कि वो हमारे अस्पताल में आकर ही सब कुछ करे? उनकी बात सुनकर तो मेरे पैर उथले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं डॉक्टर को कैसे समझाऊं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, तुम इसे हमारे अस्पताल से लेकर जा सकते हो। मैंने कहा कि प्लीज़ आप कुछ तो कीजिए, आप मेरे दोस्त की पत्नी हैं। आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन तुम्हें एक एडवाइस दे सकती हूँ। तुम अपनी पत्नी को अस्पताल ना ले जाकर किसी मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। तुम्हारी पत्नी दिमाग से पागल है। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मुझे सच में ऐसा नहीं पता था। मेरी पत्नी इतने दिनों से क्या कर रही थी? मैंने बड़ी मुश्किल से जतिन को वहां बुलाया और उसके आगे रिक्वेस्ट की कि वो अपनी पत्नी को भेज दे, वो मेरी पत्नी का केस निपटा दे। डॉक्टर अनामिका ने मेरी बात मान ली थी और अपने पति के कहने पर वो मेरी पत्नी का केस निपटाने के लिए चली गई थी। थोड़ी देर के बाद ही मेरे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। नर्स बच्चा गोद में लेकर आई और उसने कहा कि मुबारक हो, बेटी हुई है। बेटी के बारे में सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अब समझ आया कि मेरी पत्नी इतना अजीबोगरीब सामान मुझसे क्यों मंगवाया करती थी। कभी मैंने ये समझने की कोशिश ही नहीं की थी कि वो काला जादू करती है। बेटी को देखकर मुझे खुशी तो हुई थी, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनने जा रही थी। मेरे दोस्त की पत्नी मुझसे बेहद नाराज थी। उसने मेरी पत्नी का केस तो निपटा दिया था, मगर उसके बाद वो दोबारा हमारे पास नहीं आई। थोड़ी देर बाद जब मेरी पत्नी होश में आ गई तो मैं फौरन ही उसके पास चला गया और मैंने चिल्लाकर उससे कहा कि ये सब क्या था। वो कहने लगी कि दरअसल मेरे पिता कोई डॉक्टर नहीं थे, बल्कि वो डॉक्टर के क्लिनिक में तंत्र मंत्र किया करते थे। मेरे पापा एक बाबा थे और मेरे पापा के पास बहुत सारे लोग आते थे। बहुत सारी ऐसी औरतें आती थीं जो बांझ होते थीं। मेरे पिता उन पर काला जादू किया करते थे
और अपने टोटकों से उनको ठीक कर दिया करते थे। बहुत सारी ऐसी औरतें भी मेरे पिता के पास आती थीं जिनको बेटा चाहिए होता था। मेरे पिता ने उनके मैटर भी सॉल्व कर दिए थे। मैं ये सब कुछ अपने पिता से ही सीखी हूँ। मैं ये सब कुछ शादी से पहले करती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तुम्हारे घर में आई तो मुझे तुमने बहुत प्यार दिया और तुम्हारे घर में मुझे कभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपने मुझे इस मुसीबत में डाला। आपने मुझसे कहा कि आप मुझे छोड़ दोगे। अगर मैंने बेटी को जन्म दिया तो इसलिए मैंने फिर से ये सब किया। मेरी सारी मेहनत आपने खराब कर दी। अगर आज आप मेरी प्रक्रिया पूरी होने देते तो शायद बेटी नहीं बेटा होता। मैंने कहा कि बस तुम चुप रहो। मैं खुश था, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो माँ का मूड खराब देखकर मेरा दिल बूझ गया था, क्योंकि उन्हें खबर मिल गई थी कि बेटी पैदा हुई है। उन्होंने धीमे शब्दों में कहा कि बेटी हुई है जिस दिन से तुम्हारी पत्नी ने हमारे घर में कदम रखे हैं, उसी दिन से हमारी किस्मत खराब हो गई। अब जल्द से जल्द तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दो। मैं चुपचाप खड़ा रहा। माँ के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। क्या सच में अवनी के साथ मेरा सफ़र यहीं खत्म हो चुका था, या ये सब सिर्फ एक गलत फहमी थी? अवनी के अजीबोगरीब बर्ताव, मोमबत्तियां, दय और भी बहुत सारा सामान, उन सब की एक अलग ही कहानी थी। मेरी पत्नी पहले ऐसी नहीं थी। वो जब हमारे घर में आई थी तो उसने सबको छोड़ दिया था। वो मेरे साथ अपनी जिंदगी नई तरह से शुरू करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ की शर्त ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी पत्नी को ये बात बता दूं। अगर बेटी हुई तो मैं उसे छोड़ दूंगा। मेरी मजबूरी सुनकर मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी मजबूर हो गई कि वो अपना घर बसाने के लिए वही सब कुछ करे जो उसके पिता किया करते थे। इसलिए उसने उसी दिन से जादू टोने का सामान मुझसे मंगवाना शुरू कर दिया। वो स्टोर रूम के अंदर बंद होकर जादू टोना किया करती थी। जितनी प्रक्रियाएं उसे पता थीं, वो सब कुछ करती थी ताकि बेटा पैदा हो, और अस्पताल में भी वो जादू टोने वाली ही प्रक्रियाएं कर रही थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब कुछ मनगढ़ंत है। ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वैसा ही होना होता है। अस्पताल से तो मैं बड़ी मुश्किल से निकला था। मेरा दोस्त था, इसलिए उसने अस्पताल का माहौल संभाल लिया था, वरना उसकी पत्नी और वार्ड बॉय पुलिस को बुलवाने का पूरा पूरा इरादा कर चुके थे। मेरी पत्नी ने कई दिनों तक दिन रात जागकर स्टोर रूम में बैठकर तपस्या की थी ताकि वो बेटे को जन्म दे सके, लेकिन उसकी मेहनत जाया हो गई थी। हुआ वही जो ऊपर वाले को मंजूर था। ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ था और उनकी सोच की वजह से हुआ था। शायद मैं अपनी पत्नी को ये सब करने पर मजबूर न करता तो वो ऐसा कभी न करती और इतना बड़ा तमाशा भी न होता। वो भी तो मेरे साथ रहना चाहती थी, वो भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। इंसान गलत तभी करता है जब हम उसे गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। मेरी माँ का कहना था कि औरत तुम्हें बर्बाद कर देगी, इसे छोड़ दो। मेरी पत्नी मुझसे अपने किए की माफ़ी मांग रही थी और अभी भी उसके दिल में शर्मिंदगी थी। वो कह रही थी कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे आपके साथ रहना था, आपसे अपना रिश्ता खत्म नहीं करना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये मेरी औलाद है, बेटी हो या बेटा, लेकिन है तो मेरे शरीर का हिस्सा ही, और ये साथ ही साथ आपकी भी औलाद है। मुझसे जितना हो सका मैंने किया, लेकिन क्या आप अपनी माँ के कहने पर मुझे छोड़ दोगे? एक तरफ मेरी पत्नी थी और दूसरी तरफ मेरी माँ थी। मैं इन दोनों के बीच फंसकर रह गया था। माँ कह रही थी कि अपनी पत्नी को छोड़ दो और पत्नी कह रही थी कि मुझे मत छोड़ो। उसने कहा, मैं आपसे वादा करती हूँ जो मैंने अब किया वो मैं अब कभी नहीं करूँगी। लेकिन ये सब कुछ भी मैंने आपकी ही खातिर किया था। मुझे इस जगह अपनी पत्नी ठीक लग रही थी। एक औरत अपना घर बनाने के लिए कुछ भी कर गुजर जाती है। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप चाहती हो कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं? ठीक है, मैं अपनी पत्नी को छोड़ देता हूं, लेकिन उसके बदले मुझे आपको भी छोड़ना होगा। आज पहली बार मैंने अपनी माँ के सामने अपनी जुबान खोली थी, वरना मैं वही बोलता था जैसा मेरी माँ मुझसे कहा करती थी। माँ ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, माँ, मेरी पत्नी ने हर तरह से कोशिश कर ली कि उसको बेटा हो जाए, लेकिन मेरे भाग्य में बेटी ही थी। मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आपकी एक गलत जिद ने मेरी पत्नी को इतनी बड़ी गलती करने पर मजबूर कर दिया। अब मैं इससे आगे और कुछ नहीं कह सकता। मैं शर्मिंदा होकर अपने कमरे में आ गया था। मेरी बेटी बहुत प्यारी थी, मैं इसे भी नहीं छोड़ सकता था। मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था
कि अगर शुरू में ही मैं अपनी माँ से उनकी बात ना मानने को कहता तो शायद आज इतनी बड़ी मुसीबत ना आती। अगले दिन मैंने अपना घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। मुझे लगा कि मेरी माँ बहुत सख्त है, इसलिए मुझे और अवनी को यहाँ से जाने पर नहीं रोकेगी। लेकिन ये मेरा पहला फैसला था जो मैंने अपनी माँ के खिलाफ किया था। मैं जैसे ही घर से जाने लगा तो माँ ने हम दोनों को रोक लिया और माँ शर्मिंदा हो रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं किसके सहारे रहूंगी। मैंने माँ से कहा, आपको मेरी बेटी पसंद नहीं और मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, फिर ऐसे कैसे चलेगा। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम यहाँ से मत जाओ। माँ का मतलब था कि हमारे जाने के बाद वो अकेली रह जाएगी। जब उन्होंने ये बात गहराई से सोची तो उन्हें अकेलापन खलने लगा और उन्होंने हम दोनों पति पत्नी को जाने से रोक लिया। यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी एक्सेप्ट कर लिया। मेरी पत्नी ने मुझसे वादा किया था कि वो आगे कभी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जैसा वो पहले कर चुकी है। बेटा और बेटियों में फर्क करने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। मेरी बेटी इस घर की रौनक है। मेरी माँ भले ही बेटियों से नफरत करती थी, लेकिन मेरी खातिर उन्होंने मेरी बेटी को एक्सेप्ट किया और अब वो मेरी बेटी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। मैं अपनी इस कहानी के जरिए आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी जिंदगी का फैसला दूसरों की वजह से नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले की मर्जी के मुताबिक सब कुछ होता है और हमें उसी के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम जैसा चाहें वैसा सोच लें, जैसा चाहे वैसा कर लें, मगर होता तो वही है जैसा ऊपर वाला चाहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।